हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम आपसे बात करते हैं क्लास 12th के टॉपिक चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। हम आपसे क्या करेंगे, आज बात करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग इसको अच्छे से देखना और आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। और समझ में आए तो क्या करना है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है इस वीडियो को। तो चलिए जोश और एनर्जी के साथ में हम क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आपके पास में बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है आपके पास में। तो जैसा कि आप जान के आ रहे होंगे कि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि जब आपके पास में कोई भी चार्ज मूव करता है, यानी जब आपके पास में क्या करता है, चार्ज मूव करता है, तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो और जब चार्ज किस में होता है, रेस्ट वाली कंडीशन में होता है, तब आप क्या कहते हो कि तब आपके पास में एक और फील्ड जनरेट होता है जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। इसको हम लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है सर, तो यानी यहाँ से ये बात निकल कर के आई कि जब कोई चार्ज मूव कर रहा हो उसके चारों तरफ आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और जब कोई चार्ज आपके पास में रेस्ट कंडीशन में हो तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, और जो चार्ज आपके पास में रेस्ट में होता है उसको हम लोग, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। चूंकि अब बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि क्या जब चार्ज को मूव किया जा सकता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो क्या किसी मैग्नेट को मूव करा करके करंट को जनरेट किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास मान लीजिए मैग्नेट है और यहां पर मान लीजिए कोई कॉइल है आपके पास में, तो इस मैग्नेट को ऐसे मूव करा करके इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया, आपसे क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो हाँ, इसी की रिसर्च आपके पास में किसने की थी, फेराडे करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने आपके पास में इसकी रिसर्च की और उन्होंने बताया कि जब आप किसी बार मैग्नेट को या किसी मैग्नेट को आप जब क्या कराते हो, मूव कराते हो, तो जब मूव कराते हो तो आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशंस करते हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करने के बाद में जो कॉइल या किसी सोलेनॉइड में करंट प्रोड्यूस होता है, उसी पूरे फिनोमेना को आप लोग क्या कहते हो, उस पूरे फिनोमेना को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो। ठीक है, इतनी सी बात समझ पा रहे होगे आप बात को। यानी जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये मैग्नेट है, मेरे पास क्या है, आपके पास में ये मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को मैं क्या कराता हूँ, इस तरीके से मूव कराता हूँ, और इसके पास में मैंने ये सोलेनॉइड रख दिया हुआ है, और इस सोलेनॉइड में क्या होता है, कुछ करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो इसको मूव कराने से मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या किया, इसके चारों प्रोड्यूस किया। यानी इसके चारों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हुई होंगी। उस वेरिएशन से इस सोलेनॉइड या इसके प्लेस पर मैं कोई कॉइल रख दूं, उसमें करंट प्रोड्यूस हुआ होगा। उस बात को आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहोगे। इस पूरे फिनोमेना को आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहोगे। इसकी फेराडे ने जांच और किस प्रकार की, जरा इसको और देखो कि जैसे मैंने कहा मेरे पास ये कोई सोलेनॉइड है और ये हमारे पास कोई मैग्नेट है, इसको मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट करा रहा हूँ। तो मूवमेंट कराया तो मैंने देखा कि यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन जनरेट हुई होंगी, क्योंकि जब आप मूव कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, वेरिएशन जनरेट हुई होंगी। तो यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ था, इस गैल्वेनोमीटर जी में आपके पास में ये जो मीटर लगा हुआ है इसमें क्या होंगे, वेरिएशंस देखने को मिली होंगी। तो आपने यहाँ से कहा कि इस सर्किट में या इस कॉइल में या इस सोलेनॉइड में आपके पास में करंट प्रोड्यूस हुआ है। इसी फिनोमेना को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हो। चूंकि आप ये देख सकते हो, अगर कोई कॉइल है और ये कॉइल अगर ओपन है तो इस ओपन कॉइल से यानी देखा जाता है कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। तो आपके पास में जो कॉइल लेनी पड़ेगी वो आपको कैसी लेनी पड़ेगी, एक क्लोज्ड कॉइल लेनी पड़ेगी, या एक आपको क्लोज्ड सर्किट लेना पड़ेगा। उस क्लोज सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपके पास में इसमें एक करंट जनरेट होता है, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट। और ये पूरा फिनोमेना आपके पास में क्या कहलाता है, ईएमआई, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी अगर मैं एक लाइन में आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास में ये बात है कि जब आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, तो आपके पास में उस सर्किट या कॉइल या सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने लग जाता है। उस बात को आप लोग क्या कहते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हो। ठीक है, और जब उस सर्किट कॉइल में करंट फ्लो होता है तो कॉइल कैसी होती है, क्लोज्ड होती है, तो उस क्लोज्ड कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है और वहां से आपके पास में इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, अब जैसे एक बात ध्यान से समझना,
अगली बात हम करते हैं आपके पास में किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की, कि भाई आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास में ये कोई मैग्नेट है, ये आपके पास में क्या है, कोई एक मैग्नेट है, ये मान लीजिए आपके पास में कोई एक कॉइल है, इस कॉइल के पास में ये मैग्नेट जा रही है, ये इससे ये दूर जा रही है, तो तुम क्या देखोगे कि जब ये पास आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी ना, जितनी इसके पास में क्लोज होते जाएगी, और जब इससे दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या होती जाएगी, तुम्हारे पास में डिक्रीज होती जाएगी। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहे हैं हम आपके पास में, कि ये आपके पास में मान लीजिए मैग्नेट है, और ये मैग्नेट आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस कर रही है, तो आपके पास में जब ये पास में जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या आपके पास में क्या करती है, इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ती है। तो आप ये कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या इंक्रीज कर रही है, जो बढ़ रही है, उसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। उस बात को हम लोग क्या कहते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हो। यानी इस बात को मैं बहुत ही अच्छे से तुम्हें समझाता हूँ। यानी अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एक सर्किट है, यानी कोई आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, नॉर्मली किसी भी सरफेस से क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं, तो उस सरफेस से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक सरफेस है, और इस सरफेस से आपके पास में क्या कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, पास कर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करेंगी, ये इस सरफेस का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ से आपके पास में पता चला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, बी, और जो आपके पास में एरिया ए होगा। ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी कैसे नॉर्मली पास कर रही हैं, परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, पाई इक्वल्स टू बी ए हो गया। वहीं अगर थीटा डिग्री एंगल पर करती हैं तो पाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, आप इसका क्या रखोगे, सिर्फ फॉर्मूला याद रखोगे। ओके, इतनी सी बात आप लोगों को क्या हो रही होगी, क्लियर हो रही होगी, कि जब भी आपके पास में जो भी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास करेंगी, तो आप क्या कहोगे, उसको आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलोगे। ठीक है, एक फॉर्मूला पाई इक्वल्स टू बी और पाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। यानी अगला बात, जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब केस में होता है, तो जब आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कैसे होती है, नॉर्मल होती है, यानी परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस से पास कर रही होती है, तो आप ये कहोगे कि उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा, और वो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपके पास में कितना होता है, बी ए होगा। ठीक है। और जब आपके पास में मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, जब कोई भी सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो सरफेस उसमें कैसे रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, तो आप ये कहोगे कि इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपके पास में जीरो होगा। तो इन दोनों बातों को आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे कि मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में बी ए होता है। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में एक ऐसी क्वांटिटी मानी जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है। ठीक है। चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू बी ए, क्या होता है, पाई इक्वल्स टू बी ए। तो जैसा कि आप जानते हो इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लिया। एरिया क्या होता है आपके पास में, मीटर स्क्वायर, इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर चला गया, तो आपके पास में यूनिट क्या देखने को मिलेगी, वेबर देखने को मिलेगी। ठीक है। तो आपके पास में स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट आपके पास में क्या देखने को मिलती है, वेबर देखने को मिलती है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में बी होता है और मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में क्या होता है, जीरो देखने को मिलता है। इतनी सी बात आपके पास में क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। जब इतनी सी बात आपके पास में क्लियर हो गई होगी, तो फैराडे ने आपके पास में कितने दिए, दो लॉ करके दिए। इन लॉ को हम लोग क्या करते हैं, समझने की अब कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखिए। तो पहला लॉ क्या कहता है कि भाई जो भी इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उससे आपके पास में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यानी बात ये कही जा रही है आपके पास में कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जितने भी वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं उससे आपके पास में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो आपके पास में उस सर्किट में क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। समझ के बात को, जितना भी आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहली बात क्लियर होती है। दूसरी बात क्या हो रही है कि जो ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे तो वहां से जो ईएमएफ होगा उसके डायरेक्टली कैसे होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर इस बात को मैं कहूँ तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हो तो एक के कॉन्स्टेंट आता है, इस के की वैल्यू को हम लोग 1 मान लेते हैं और यहाँ पर ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। अभी माइनस का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे पास में, वो जरा देखिए ध्यान से। जब मैं ये कहता हूँ कि आपके पास में कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना वो अपोज करता है, ये जो माइनस का सिंबल यहाँ पर दिखा रहे हो आपको, ये क्या करेगा, आपके पास में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या जो इंड्यूस्ड करंट होगा जिस सर्किट में होगा ना उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब उसके विरोध में होगा।
विरोध में होगा। तो जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास में क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। तो इस E की वैल्यू आपके पास में कैसी देखने को मिलेगी, निगेटिव देखने को मिलेगी। इस E की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, निगेटिव देखने को मिलेगी। यानी जो चीज बढ़ रही है उसका ये क्या कर रही है, अपोज कर रही है, यानी उसको क्या कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे मैं कहूं कि किसी भी सर्किट में मेन करंट की वैल्यू आपके पास में क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस सर्किट में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, तो अगर ये इस डायरेक्शन में करंट, मेन करंट इस डायरेक्शन में, तो लेकिन ये ईएमएफ का जो जनरेट होगा तो इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो तब इस केस में आपके पास में E की वैल्यू क्या आती है, अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास में कैसी देखने को मिलेगी, निगेटिव देखने को मिलेगी। वहीं दूसरा केस क्या, कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इस E की वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस E की वैल्यू आपके पास में क्या देखने को मिलेगी, पॉजिटिव देखने को मिलेगी। यानी अब वो डिक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट मेन करंट की डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस E का कॉन्सेप्ट आपके पास में आता है। ये क्या करता है, सर्किट में जो करंट, मेन करंट जो फ्लो होता है उसका क्या करता है, आपके पास में अपोज करता है। तभी तुमने देखा होगा कभी स्पार्क होता है किसी सर्किट में से प्लग निकालने के बाद में, तो वो उसी वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही सर्किट में से आपने क्या निकाला, प्लग निकाला, तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या की, डिक्रीज की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या आपके पास में कम होगी, ये डिक्रीज करेगी, तो आपके पास में जो ईएमएफ होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वो उसका अपोज करेगा ना, इस वजह से। तो ये इस तरीके से आपके पास में फैराडे ने क्या दिए, दो लॉ दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर मैं कहूं कि किसी भी सर्किट में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, किसी भी सर्किट में आपके पास में क्या दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, तो ईएमएफ की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन डी टी आपके पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये E की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी सर्किट में आपके पास में n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं तो। इतनी बात क्लियर हो रही है? चलिए, इतनी बात आप सब बच्चों को क्या हो रही है, समझ आ रही होगी। ठीक है, अब फैराडे ने क्या दे दिए बेटा, लॉ तो दे दिए, लेकिन उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हमें किसने लॉ दिए, लेंज ने बताया। उसकी डायरेक्शन को किसने बताया आपके पास में, लेंज ने करके बताया। तो लेंज ने आपके पास में क्या बताया कि जो भी इंड्यूस्ड करंट सर्किट में जनरेट हो रहा होगा वो खुद का ही क्या करता है, विरोध करता है। खुद का ही क्या करता है, विरोध करता है, यानी जो जिससे जनरेट होता है वो उसका ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? जैसे देखो, इसको ऐसे सीखो, जैसे मैंने कहा आपके पास में ये कोई मैग्नेट है और ये मान लीजिए आपके पास में कोई एक कॉइल रखी हुई है। ठीक है, जब इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल के पास में लेकर के आता हूं तो ये आपके पास में कैसा है, नॉर्थ पोल है। तो इस जो कॉइल का जो ये फेस होगा वो भी आपके पास में किसकी तरह, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी जो इसके पास में आ रही है, पास में आ रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा ना। अपोज कैसे कर सकता है, इसको रिपेल करके। बात समझ पा रहे हो ना? जैसे जब इस मैग्नेट को मैं इसके पास में लेकर के आता हूं तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। और अपोज कैसे करेगा बेटा, इसको रिपेल करके। तो जब ये इसको रिपेल करेगा ना, तभी कहोगे कि हाँ अब इसमें जो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा। अब वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, वो करंट जब आपके पास में नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। यानी जब नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा होगा, ये भी आपके पास में नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट आपके पास में क्या होगा, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर ये इससे दूर जा रहा होगा, ये इससे क्या कर रहा होगा, मैग्नेट दूर जा रहा होगा, तो ये कॉइल का जो फेस होगा वो किसकी भांति बिहेव करेगा, साउथ पोल की भांति बिहेव करेगा। यानी इसको दूर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। और जब इसको ये दूर जाने से रोकेगा तो क्या करने लग गया, इसके मोशन को क्या करने लग गया, अपोज करने लग गया ना। और जब ये इसको अपोज करने लग गया, यानी ये साउथ पोल की भांति बिहेव करने लग गया, तो हम पूछेंगे कि अब इस सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। तो आप बोलोगे कि अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। तो आपने देखा कि जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रही थी उसी डायरेक्शन का क्या किया, इसने अपोज किया। ठीक है, चूंकि ये उसको रोकने का प्रयास करता है, इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो लेंज लॉ होता है वो आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। समझ पा रहे हो बात को? किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इतनी बात आप सबको क्या हो गई, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो गई चीजों को। चलिए, अब यहां से आपके पास में एक छोटी सी डेरिवेशन आती है
जिसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए आप लोग, सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। किसकी वजह से? किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से आप क्या करिए, इंडक्टेंस निकालिए। तो हम कहते हैं ठीक है निकालते हैं। तो हमने कहा आपके पास में कोई भी सर्कुलर कॉइल होगी, इस तरीके से बनी हुई होगी, इस सर्कुलर कॉइल में आपके पास में क्या हो रहा होगा, आई करंट फ्लो हो रहा होगा। इस सर्कुलर कॉइल में आपके पास में क्या होगा, आई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो हम कहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और आप जानते हो कोई सर्कुलर कॉइल होती है, उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर हम लोग क्या हो जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। यानी अगर मैं बोलूँ इसमें आपके पास में कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो आपके पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा उसका। ओके, हाँ सर ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी हमने कहा यहाँ पर एन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या क्या है आपके पास में, एन दी हुई है। ओके, अब आप देखोगे कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो आपके पास में L इक्वल्स टू फाई अपॉन आई होता है। तो जब तक आप मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं निकालोगे तब तक आपके पास में सेल्फ इंडक्टेंस निकाल ही नहीं पाओगे। तो हम ये कहते हैं कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पाई बराबर बी। ए मतलब क्या, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल। ए मतलब क्या, इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल। तो बी इफेक्टिव एरिया क्या है, जैसे देखो इसमें तो n नंबर ऑफ टर्न्स है ना, जैसे मैं कहूँ कि एक का एरिया आपके पास में a है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने n है, तो n इंटू ए लिखोगे ना, इस बात को क्या लिखोगे, n इंटू ए। v की वैल्यू क्या दी हुई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर इंटू एन ए। ऐसा करो, इस 2 पाई से 4 पाई को काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। हाँ भाई 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर आई ए अपॉन 2r। ओके बेटा, यही तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, आगे देखो, ये फाई निकाल रहे हो आप लोग, ठीक है। ए क्या होता है, मतलब इस सर्कुलर कॉइल का क्या होगा, एरिया। तो ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई बराबर यहाँ से क्या आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, और ये क्या हो गया आपके पास में 2r। इस एक आर से एक आर कैंसिल, तो फाई बराबर आपके पास में जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर म्यू नॉट फाई एन स्क्वायर आई आर अपॉन 2। यही तो निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो एक बार रीचेक करो उसे, म्यू नॉट फाई एन स्क्वायर आई आर अपॉन 2। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा है, एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। तो फाई क्या है, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आई आर अपॉन 2 अपॉन आई। इस आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकला वो क्या निकलेगा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। बोलो बेटा, इतनी सी बात समझ पा रहे होगे, इतनी सी बात बहुत अच्छे से आपको क्या होगी, समझ में आएगी। अगर मैं बोलूँ कि ये जो सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के अंदर आपके पास में एयर और वैक्यूम के प्लेस पर कोई मीडियम हो, तो आपके पास में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। आपके पास में क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके बेटा, तो इतनी सी बात आपके पास में क्या हो रही है, समझ पा रहे होगे। तो यानी किसी सर्कुलर कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2 निकल करके आएगा। अगर मैं यहाँ से एक बात और कहूँ कि कैसे कि आपके पास में कोई एक सर्कुलर कॉइल थी, इस सर्कुलर कॉइल के लिए इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, फिर हमें यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स से फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यूज को कट करोगे और आपके पास में लास्ट में सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। ओके, तो आज हमने किन किन चीज़ों को सीखा, सर्कुलर कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस सीखा, लेंज लॉज के बारे में सीखा, आपके पास में फेराडेज लॉज के सीखा, और आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जाना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी जाना। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपका काम क्या है, सिर्फ इतना सा है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। धन्यवाद।